बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं नौमान रशीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल समथिंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपको वेलकम कहता हूं। हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अपने वीडियो लेक्चर्स से कवर कर रहे हैं। हमने एक सीरीज़ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बनाई। हमने इसके मल्टी क्वेश्चंस देखे, शॉर्ट क्वेश्चंस देखे, प्रॉपर्टीज़ ओरिएंटेड क्वेश्चंस पर गए। हमने स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल बनाना सीखी, उससे प्रोबेबिलिटी फाइंड करना सीखी। हमने देखा कि उसकी कितनी टाइप्स थी स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल की। आज का जो टॉपिक है बेसिकली वो लॉन्ग क्वेश्चंस पर मुश्तमिल है और हम इसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अगर हमारे पास क्वेश्चंस हों तो हम उनकी प्रोबेबिलिटीज़ कैसे फाइंड करते हैं। तो ये एक पार्ट 1 है हमारे पास आज का। इसके बाद हमारे पास जो है वो पार्ट 2 भी आएगा और उसके जो मुख्तलिफ क्वेश्चंस होंगे वो हम सीरीज़ वाइज करते जाएंगे, एक एक टॉपिक कवर करेंगे। इसमें से कोई क्वेश्चन इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा जो आप लोगों को ना आता हो। इन क्वेश्चन पर जाने से पहले आप सबसे पहले तो अपने वो जो मैंने आप लोगों को केसेस बताए थे वो अपने जहन में रखिए कि वो केसेस कौन कौन से थे। उन केसेस को इस्तेमाल करते हुए ही आज हम अपनी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले अपने वो केस जहन में रखें, तो वो अपने केसेस जहन में रखिएगा और फिर ये क्वेश्चन करना आप लोगों के लिए आसान हो जाएंगे। अपने टॉपिक पे जाने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कि जिन्होंने अब तक मेरा चैनल समथिंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन को हल्का सा पुश कर दीजिए। देखिए जी, हमारे पास पहला क्वेश्चन आ गया है। इस क्वेश्चन में वो कहते हैं कि इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन हमारे पास यानी कि दो पैरामीटर्स हैं हमारे पास, एक मीन होता है और एक हमारे पास जो है उसका सिग्मा स्क्वायर कहें या सिग्मा कहें, क्योंकि सिग्मा इस्तेमाल होता है जिसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों पैरामीटर्स आपको उस क्वेश्चन में दे दिए गए हैं। यानी कि सबसे पहले तो हमारे पास उसका पैरामीटर हमारे पास दे दिया है म्यू, जिसको हम मीन कहते हैं, और दूसरा हमारे पास उसका सेकंड पैरामीटर जो है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया है। दोनों पैरामीटर्स आप लोगों को दे दिए, हाईलाइट मैंने कर दिए हैं। अब वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करके बताएं कि 150 और 270 के दरमियान में जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो क्या है। और दूसरे क्वेश्चन में दूसरे पार्ट में वो ये कह रहे हैं कि x ग्रेटर दैन 180 हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी बताएं कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो। तो अब आप लोगों को जब ये क्वेश्चन आपके सामने आया है तो आपको अब पता चल जाना चाहिए बेसिकली ये जो केस है हमारे पास ये बिटवीन का केस है। और आप लोगों को मैंने बताया था कि बिटवीन जब होता है तो उसके अंदर तीन बातें होती हैं, या तो दोनों यानी कि एक z जो होता है वो नेगेटिव साइड पर होता है और एक पॉजिटिव साइड पर होता है, या ऐसे होता है कि दोनों पॉजिटिव साइड पर होते हैं, या फिर ऐसा होता है कि दोनों नेगेटिव साइड पर होते हैं। तो अब ये देखिए कि हमारे पास इस वक्त जो मीन है, पहले तो आप सिर्फ उसको डायग्राम के तौर पर उसको देख लीजिए कि हमारे पास ये 150 और 270 कहाँ लोकेट करेंगे। उसके बाद हम अपनी प्रोबेबिलिटी की तरफ जाएंगे कि उसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड करते हैं। देखिए 250 इस वक्त मीन है, तो मीन ऑब्वियसली हमारे पास सेंटर में आता है। जैसे ये हमारे पास इस वक्त सेंटर में 250 आया हुआ है। अब आगे देखिए कि हमारे पास पहला x की जो वैल्यू है वो 150 है और दूसरा हमारे पास जो है उसकी है 270। तो ओबियसली हमारे पास 250 से अबव हमारे पास 270 यहाँ कहीं होगा, और 150 जो है वो 250 से छोटा है तो ओबियसली यहाँ पर होगा। अब हमारे पास ये दो x आ गए हैं, x1 ये है और x2 ये है। इनको इस्तेमाल करते हुए हमें दोनों z यानी कि स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल वेरिएबल हमने फाइंड करना होगा। तो पहले को z1 का नाम दे देंगे और दूसरे को हम लोग z2 का नाम दे देंगे। तो हमें सबसे पहले वो फाइंड करने होंगे और फिर हम अपने क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। तो इसी तरह करके हमारे पास z2 है और z2 हमने इस तरह फाइंड कर लिया। वो हमारे पास क्या है जी, x2 माइनस म्यू। तो x2 हमारे पास क्या है 270 है, म्यू हमारे पास 250 है और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है। तो इनको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 0.2 आ जाता है। अब जहाँ पर x थे उसी के नीचे z वेरिएबल को लोकेट किया गया है जो कि -1 है z1, और जो है दूसरा हमारे पास जो z2 है वो 0.2 है। तो अब हमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली है -1 से लेकर 0.2 तक। बेसिकली ये बिटवीन का ही क्वेश्चन है। तो आपको पता है जो प्रोबेबिलिटी हमें टेबल दे रही होती है वो बेसिकली हमें टेबल जो प्रोबेबिलिटी देती है वो हमें 0 से लेकर इस z तक यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी हमें मिलती है।
ये हमारा z है और ये हमारा 0 है। तो इसी तरह करके अगर हमें यहाँ की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो ये प्रोबेबिलिटी हमें मिल जाएगी। तो आपने करना क्या है, -1 को प्रोबेबिलिटी में देखेंगे, टेबल में देखेंगे, तो वो मेरे पास आ जाती है 0.3413 और इसी तरह करके इस हिस्से की प्रोबेबिलिटी देखेंगे, यानी कि 0.2 को टेबल में देखेंगे, यानी कि 0.2 को रो में देखेंगे और 0 को कॉलम में जाके देखेंगे, तो वो मेरे पास प्रोबेबिलिटी आ जाती है 0.0793। अब मैंने इन दोनों को ऐड किया क्योंकि मैंने आपको केस में बताया था कि अगर एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो तो उनकी प्रोबेबिलिटीज़ हम कैसे फाइंड करते हैं कि हम उन दोनों को की प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड कर लेते हैं। जब मैंने ऐड कर लिया तो आपको अब पता चल जाना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी जो है हमारे पास कितनी आ जाती है जिस वक्त ये 0.4206, यही हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है। हमने फाइंड कैसे की है, पहले हमने इस z की प्रोबेबिलिटी ली और फिर इस z की प्रोबेबिलिटी ली और उन दोनों को ऐड कर लिया, तो जो आंसर आया वो हमारे पास इसकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है बेसिकली ये ग्रेटर का है। आपको मैंने ग्रेटर का जो क्या कहते हैं केस बताया था, ये उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन होने जा रहा है। तो अब ये देखिए कि अगर हमारे पास 250 इधर है तो ऑब्वियसली हमारे पास 180 जो होगा वो 250 से पीछे कहीं होगा, ठीक है ना। मैं इसकी आपको नॉर्मल कर्व पे इसको लोकेट करके देता हूँ। ये देखिए आपके सामने ये टेबल आ गई, ये कर्व आ गई, ये 180 यहाँ पर है इस वक्त हमारे पास और हमने उससे आगे जाना है। देखिए मैंने आपको बताया था कि मैं कोई लिमिट नहीं दे रहा, तो हमने जाते जाना जाते जाना जाते जाना, कहाँ तक जाएंगे जी हम, इन्फिनिटी तक हमारी रेंज है। तो बेसिकली ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये हमारे पास उसने 0.5 दिया हुआ है, ये हमारे पास कितना है 0.5 है, ठीक हो गया। और बाकी जो हमारे पास ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इतना हिस्सा, ये हमें टेबल में दे देना है। और टेबल में हमें क्या चीज़ देखनी है, ये वाला हिस्सा ये देखना है हमने, -0.07 इसको देखना है, -0.07। तो -0.7 जो है, -0.7 जो है, ये हम जाके टेबल में अपनी देख लेंगे। तो उससे हमारे पास जो है वो इस हिस्से की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी और बाकी जो ये टोटल हिस्सा है, ये 0.5 होता है, वो हमें ऐड कर देना है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाती है। तो देखिए जी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। पहले तो अपने वेरिएबल को हमने स्टैंडर्डाइज बना लिया, स्टैंडर्डाइज बनाने के बाद यही वाला आंसर है। अब दो हिस्सों में प्रोबेबिलिटी डिवाइड हो गई है, -0.7 से 0 तक और 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, -0.70 से लेकर 0 तक और 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। 0 से लेकर इन्फिनिटी जो है वो हमें टेबल 0.5 देगी और ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है वो टेबल ने मुझे कितनी दी है 0.2580। इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ तो मेरे पास ये फाइनल आंसर आ जाता है 0.7580। यही मेरी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी थी। तो ये सिंपल से क्वेश्चन थे। आगे इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आने जा रहा है, वो मैं आपको कराता हूँ। इस क्वेश्चन में हमारे पास यही देखिए, मैंने आपको वर्ड्स याद कराए थे, एट मोस्ट हो, बिटवीन हो, एट लीस्ट हो। तो एट मोस्ट का मैंने बताया था कि असल में ये हमारे पास लेस देन इक्वल का साइन बनता है और एट लीस्ट जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल का साइन बनता है और बिटवीन जो होता है वो हम लोगों को बताया था कि वो बिटवीन में तो हमने फिर दोनों जेड की प्रोबेबिलिटीज़ देखनी होती है। अगर ये हमारे पास एक साइड पर आएगा तो बड़े जेड की प्रोबेबिलिटी में से छोटे जेड की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दी जाती है और अगर ये दोनों मुख्तलिफ साइड पर मतलब एक लेफ्ट और राइट पर आता है तो फिर हमने इनकी प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करना होता है। तो ये म्यू है जी और ये उसके साथ उसका सिग्मा दिया हुआ है। अब ये दोनों पैरामीटर्स हमें इस क्वेश्चन में ईजीली मिल जाते हैं। तो बस अब हमारा काम ऑलमोस्ट मुकम्मल हो जाता है। इस वर्ड को अब हमें समझने की देर है इस क्वेश्चन के लिए। एट मोस्ट का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, लेस देन इक्वल। एट मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से कम की तरफ, यानी कि 21 उसका मैक्सिमम पॉइंट है और हमने उससे बैक साइड पर आना है। जैसे मैंने ये आपको बनाकर दिखाई है इसका, ये जो नॉर्मल की कर्व इस वक्त आपके सामने नज़र आ रही है, ये 21 यहाँ पर है, 16 मीन सेंटर में आ गया और 21 यहाँ पर है, तो उससे पीछे हमने आते जाना है। ये सारा एरिया जिसको मैंने रेड लाइन जो है मेरे पास, इसको मैंने शेड किया है। इस वक्त आपको स्क्रीन पर लाइंस नज़र आ रही होंगी, बस इसी के दरमियान में हमने अपनी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं हमने अपने वेरिएबल को z बनाना है स्टैंडर्डाइज में। तो सबसे पहले मैंने अपने वेरिएबल को स्टैंडर्डाइज बनाना है, स्टैंडर्डाइज वेरिएबल में कन्वर्ट करना है और फिर उसके बाद जाके मैंने इसकी प्रोबेबिलिटी लेनी है।
तो x मेरे पास 21 है और 16 मेरे पास म्यू है और सिग्मा मेरे पास जो है वो 5 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मैंने जब इसे सॉल्व किया तो मेरे पास 1 इसका z का आंसर आ गया। और आपको पता होना चाहिए जब हम z को लोकेट करेंगे तो 0 सेंटर में आता है और 1 जो होगा वो ऑब्वियसली 0 से आगे होगा। तो ये सारा एरिया शेडेड जो हो जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी ले लेंगे। अब सिंपल है, ये भी दो हिस्सों में डिवाइड है हमारे पास। ये वाला जो हिस्सा है ये 0.5 है हमारे पास, ठीक हो गया जी। और इस हिस्से की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमें टेबल में दे देनी है। बस हमने 1 की प्रोबेबिलिटी लेनी और 0.5 उसके अंदर ऐड कर देना। तो आप खुद समझ जाइएगा अब ये प्रोबेबिलिटी किस तरह हमारे पास आने लगी है। तो आपको 1 की प्रोबेबिलिटी जो है, यानी कि अगर Z 1 हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आती है 0.3413। और हमारे पास ये वाला जो हिस्सा है, ये सारा हिस्सा जो है यहाँ से यहाँ तक, ये सारा हिस्सा 0.5 है, वो मेरे पास ये आ गया वो 0.5। और ये 0.3413 जो है वो मेरे पास इसकी प्रोबेबिलिटी है यहाँ से यहाँ तक की। बस इन दोनों को मैंने ऐड किया है और जो आंसर आता है वो यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर है, यही मेरा आंसर था। इन दोनों को मैंने ऐड कर लिया और यही मेरी प्रोबेबिलिटी है, यानी कि एटमोस्ट 21 की प्रोबेबिलिटी मेरे पास ये आ जाती है। अब इसी तरह करके मुझे बिटवीन 11 और 21 निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए कि 21 जो होगा वो यहाँ पे कहीं होगा, सॉरी ये 11 जो होगा वो यहाँ पे कहीं होगा और 21 जो है वो ये है। तो आपके पास अब वो केस बन गया जिसमें हमारे पास प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड करते होते हैं कि एक z माइनस में आता है और एक z हमारे पास प्लस में आता है। तो अब आप इस केस के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये मैंने दोनों z बना लिए। एक z का आंसर जो आता है जी मेरे पास आ जाता है, एक z का आंसर जो आता है वो मेरे पास -1 आता है इसको सॉल्व करके, और दूसरे का आंसर जो है वो +z आ जाता है। आपके पास -z और +z की जगह आप इसको लोकेट कीजिए और आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो -1 ऑब्वियसली इधर होगा और +1 जो होगा वो इधर होगा। इसके सेंटर की प्रोबेबिलिटी लेनी है तो खैर मैं आपको ग्राफिकल तरीके से इसको समझा देता हूँ। ये प्रोबेबिलिटी और ये प्रोबेबिलिटी हमें टेबल में दे देनी है, फिर ये प्रोबेबिलिटी जो आएगी वो टेबल से मिल जाएगी। इन दोनों को हम ऐड करेंगे, जो होगा वही हमारा आंसर होगा। तो -1 या 1 की प्रोबेबिलिटी 0.3413 है, इसी तरह इसकी प्रोबेबिलिटी भी 0.3413 है। इन दोनों को ऐड करते हैं तो मेरे पास ये फाइनल प्रोबेबिलिटी आ जाती है जिसको मैंने इन सर्कल कर दिया है। तो ये केसेस असल में आप लोगों को इसीलिए पहले याद कराए थे कि आपको ये केसेस आसानी से समझ आ जाए। जब ये केसेस समझ आ जाते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाता है। यूँ समझ लीजिए कि आपकी फिंगर टिप्स पे ये क्वेश्चन आते हैं। तो अब वो एटलीस्ट की बात कर रहे हैं, तो एटलीस्ट का मैंने आपको बताया था कि ये ग्रेटर दैन इक्वल का साइन बनता है। तो अब आप लोगों ने इसको z में कन्वर्ट करना है और जब z का आंसर आता है तो वो हमारे पास कितना आ जाता है 2 आ जाता है। तो ऑब्वियसली 2 इधर होगा, हमारे पास 0 सेंटर में z, तो 2 इधर होगा और उससे ग्रेटर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। मैंने बताया था कि जब ये वाली साइड खाली रह जाए जो शेड नहीं होती तो हमें उसे करना क्या पड़ता है, हमें उसे 0.5 में से माइनस कर देना होता है। तो 0.5 में से जब हमने माइनस किया तो हमारे पास ये वाला आंसर आ गया। तो इसी तरह करके अब आप इसको फाइनल आंसर जो आता है वो यानी कि 0.0028 आ जाता है। इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। बेसिकली मैं आप लोगों को ये वही केसेस याद करवा रहा हूँ कि ये केसेस किस तरह हमने किए थे, बिटवीन, लेस और ये सारी चीज़ें। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास जो मीन दिया हुआ है वो 62 दिया हुआ है। इसको पहले हाईलाइट कर लेते हैं। और फिर हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है वो हमारे पास 4 दिया हुआ है। अब वो कहते हैं द मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड फॉर ज्वाइनिंग पुलिस इज 64। असल में ये क्वेश्चन है क्या, देखें, इट इज़ नोन ऑफ यंग बॉयज़ इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। असल में यंग बॉयज़ जो हैं उनकी जो हाइट है वो बेसिकली क्या है जी, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और आपको ये पता होना चाहिए द हाइट है इनकी ना, ये इट इज़ नोन ऑफ यंग बॉयज़ हाइट इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन, यानी कि जो बॉयज़ हैं उनकी हाइट जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। और यहाँ से ना आपको इसकी एप्लीकेशन भी पता चल जानी चाहिए कि जो हाइट का वेरिएबल होता है ना वो बेसिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। हाइट हो गई, किसी चीज़ का वेट हो गया, ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। लेकिन कुछ लोग ना इनकम को नॉर्मल कह रहे होते हैं। बेसिकली इनकम जो है ना वो नॉर्मल नहीं होती, वो एक पैरेटो डिस्ट्रीब्यूशन है स्टैटिस्टिक्स में, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। बेसिकली वो उसको डील कर रही होती है। यहाँ एक छोटा सा पॉइंट आपको बता दूँ, वो पैरेटो डिस्ट्रीब्यूशन को ना डील करती है।
इसके अलावा हमारे पास एक और डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको हम डेगम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। बेसिकली ये डेगम डिस्ट्रीब्यूशन भी इनकम साइज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती हैं। तो बहरहाल कुछ लोगों में को ये मैंने कहते सुना है कि जी जो इनकम साइज़ का जो डेटा होता है ना, ये इनकम का डेटा होता है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। बेसिकली वो नॉर्मल नहीं होता, वो असल में डायग्राम डिस्ट्रीब्यूशन को या पैराटो डिस्ट्रीब्यूशन को ना डील कर रहा होता है। तो मैं कुछ आप लोगों को सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए ये एप्लीकेशन सिखाऊंगा कि किन किन डेटा के ऊपर कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होती हैं, वो हम इंशाल्लाह अपने फर्दर उसमें कवर करेंगे। बहरहाल इस वक्त जो हमारे पास क्वेश्चन आ गया है वो उनका मीन दिया हुआ है 62 इंच और 4 जो है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। अब वो कहते हैं कि मिनिमम हाइट जो है ना पुलिस ज्वाइन करने की वो 64 है, यानी कि जिन लोगों की जो हाइट है अगर वो 64 है तो वो जो है ना पुलिस को ज्वाइन कर सकेंगे, अदरवाइज वो ज्वाइन यानी कि अगर 64 से ऊपर ज़्यादा हाइट है, 64 या उससे ज़्यादा है तो वो तो ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन जिनकी 64 से बिलो है वो इसको ज्वाइन नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली वो पहले पार्ट में पूछ रहे हैं एक्सेप्टेड, यानी कि वो लोग एक्सेप्ट होंगे जिनकी हाइट 64 या 64 से ज़्यादा है, 64 या 64 से ज़्यादा यानी कि ग्रेटर देन इक्वल का क्वेश्चन है। और दूसरा कैसे हैं जी, रिजेक्ट ऑन अकाउंट ऑफ देयर हाइट, यानी कि वो अपनी हाइट की वजह से वो पुलिस ज्वाइन नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली ये वो लोग होंगे जिनकी हाइट 64 इंच से जो है ना वो कम होगी, यानी कि 64 से कम होगी, तो वो लोग जो है ना पुलिस को ज्वाइन नहीं कर सकते। तो एक्सेप्ट में कौन से होंगे, जिनकी हाइट 64 या 64 से ज़्यादा होगी, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि मिनिमम हाइट जो है वो 64 है, तो भी 64 है तो वो ज्वाइन करेगा, और अगर 64 से ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वो उसकी फेवर में जाती है और वो पुलिस ज्वाइन कर सकता है। लेकिन जो 64 से कम है उसकी हाइट वो एलिजिबल नहीं है, ऑब्वियसली वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो एक्सेप्ट का पूछ रहे हैं वो, और वो कहते हैं रिजेक्ट करें। तो भाई रिजेक्ट कौन होगा, जो लेस देन 64 पर आएगा, जो लेस देन 64 पर आएगा वो रिजेक्ट हो जाएगा, और जो ग्रेटर देन और इक्वल 64 होगा वो एलिजिबल होगा और वो ज्वाइन कर सकेगा। तो पहले पार्ट में मैं एक्सेप्ट का बता रहा हूँ आपको। तो एक्सेप्ट में क्या होगा, एक्स हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 64 होगा, तो आप इसको स्टैंडर्डाइज वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं तो आपके पास 0.5 आ जाता है। अब जब ये 0.5 आ जाता है तो आपके पास ऑब्वियसली जेड के वेरिएबल में 0.5 जो होगा वो यहाँ कहीं लिखा जाएगा, और 64 62 से ऑब्वियसली थोड़ा सा आगे होगा तो ये यहाँ होगा। और उससे ग्रेटर की प्रोबेबिलिटी वो पूछ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है, खुद कहा है कि भाई 64 या उससे ज़्यादा की प्रोबेबिलिटी निकालें। तो हमें ये वाला एरिया जो है इस वक्त हमें रिक्वायर्ड है और हमें इसकी प्रायोरिटी निकालनी है। लेकिन आपको प्रायोरिटी निकालने के तरीके में बताया था कि ये वाला हिस्सा इस वक्त खाली है, तो आपने टोटल प्रोबेबिलिटी ये 0.5 में से ये जो नॉन प्रोबेबिलिटी है 0.5 की वो आपने माइनस कर देनी है, और ये वाला जो हिस्सा है वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी की शक्ल में आ जाएगा, जो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कहलाएगी। तो बस यही इसमें है, और आप इसको देख सकते हैं कि मैंने इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। 0.5 में से मैंने 0.1915 जो है वो 0.5 की प्रोबेबिलिटी थी वो माइनस कर दी है, यानी कि 0.5 जो है वो हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी थी वन साइड की, और हमने उसमें से जो नॉन प्रोबेबिलिटी थी 0.1915 वो माइनस कर दी है, तो 0.3085 जो है वो मेरी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो ये आ जाती है। और अब दूसरे पार्ट में देखें जी, वो पूछने जा रहे हैं कि रिजेक्ट, क्योंकि रिजेक्ट कब होगा, जिनकी हाइट 64 से बिलो होगी, बिलो है, ठीक है ना। कर्व हमारे पास वही बनेगी, मैंने आपको बताया था जिस साइड पर ये एक इशारा करता है हमने वहाँ पे मूव करना है। तो 64 को पहले आप राइट कीजिए, नॉर्मल कर्व पर यहीं होगा, और उससे बिलो जाना है तो बिलो चले जाएंगे। ये वाली प्रोबेबिलिटी हमारे पास है गिवन, और ये वाली प्रोबेबिलिटी 0.5 है, तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये हमारे पास फाइनल जो प्रोबेबिलिटी आ जाती है वो यही आ जाती है 0.6915, दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ये 0.5 थी, और ये वाली जो है वो हमने टेबल से ले ली। टेबल से क्या ले ली, बल्कि हमारे पास ऑलरेडी ये थी, ये वही वाली प्रोबेबिलिटी है, तो इसको दोबारा से हमें टेबल से फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चलते हैं जी अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं। देखें इस वक्त हमारे पास एक्स वेरिएबल है जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारे पास एक्स वेरिएबल जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। तो वो कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी निकालें म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा, इनके दरमियान की प्रोबेबिलिटी निकालें। और दूसरे पार्ट में वो कहते हैं कि म्यू एंड म्यू प्लस 2 सिग्मा, यानी कि एक्स के यहाँ भी दो हमारे पास पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है और एक ये हमारे पास ये पॉइंट है। तो मतलब उन्होंने एक्स नहीं दिया हुआ, बल्कि एक्स की जगह पर म्यू माइनस सिग्मा दे दिया, और यहाँ पर क्या किया उन्होंने म्यू प्लस सिग्मा दे दिया। हम बेसिकली यहाँ पर एक्स की कोई वैल्यू देते, लेकिन उन्होंने वैल्यू देने की बजाय एक्स म्यू माइनस सिग्मा दे दिया, और यहाँ पर म्यू प्लस सिग्मा दे दिया।
और यहाँ पर उन्होंने यानी कि म्यू माइनस सिग्मा की जगह पर म्यू प्लस सिग्मा यानी कि एक्स की जगह, क्योंकि उन्होंने जो म्यू है और सिग्मा है उनकी वैल्यूज़ भी नहीं दी, तो बेसिकली हमने इन्हीं को यूज़ करना है, म्यू को और सिग्मा को ही यूज़ करना है, क्योंकि सिग्मा स्क्वायर होता है ये, लेकिन हमें सिग्मा को यूज़ करना होता है, तो बेसिकली हम स्टैंडर्ड डेविएशन ले रहे होते हैं, तो इस स्क्वायर हम ख़त्म करके यहाँ पर सिग्मा ही लेंगे। मेरा कहने का मकसद ये है कि पहले वैल्यूज़ दी हुई होती थी, वैल्यूज़ नहीं दी हुई, उन्होंने सिर्फ सिंपली म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा उन्होंने वैसे ही लिख दिया है। तो असल में हम x1 की जगह पर म्यू माइनस सिग्मा का यूज़ करेंगे और x2 की जगह पर हम म्यू प्लस सिग्मा यूज़ करेंगे। तो z1 निकालने के लिए हमें क्या तरीकाकार करना पड़ेगा, म्यू माइनस सिग्मा माइनस म्यू। म्यू कौन सा है जी, वो हमारे पास जो z का हमारे पास म्यू होता है ये वही है, और ये x की जगह पर आया हुआ है सारा कुछ, ये वाला सारा हिस्सा जो है ये हमारे पास x की जगह पर आया हुआ है, इतना हिस्सा। तो अब हमने करने क्या जा रहे हैं अब हम करने क्या जा रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं कि जी हमारे पास x की जगह पर ये कुछ है और इसी तरह करके म्यू माइनस सिग्मा। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो प्लस और माइनस म्यू कैंसिल हो जाते हैं और माइनस सिग्मा रह जाता है, और डिवाइज़र में भी सिग्मा है, तो ये कैंसिल जब होंगे, ये फ्रैक्शन जब सॉल्व होगी, जब ये वाली फ्रैक्शन सॉल्व होगी, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाता है, -1 आ जाता है। हमारे पास क्या आ जाता है जी, -1 आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह म्यू 2 है, म्यू प्लस सिग्मा माइनस म्यू, तो म्यू और ये आपस में कैंसिल होंगे, म्यू सिग्मा और सिग्मा पॉजिटिव के हैं, तो ये हमारे पास 1 आ जाता है। बेसिकली असल में आप इसको देखें ना तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी का क्वेश्चन बनता है, जो आप लोगों को मैंने बताया था कि ये कर्वेचर ऑफ नॉर्मल कर्व है, यानी कि जहाँ से नॉर्मल की जो कर्व है वो बैंड होती है ना, ये बेसिकली ये वो क्वेश्चन है। और ये हमारे पास यही यानी कि जिसको हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं ना, ये वो है हमारे पास, म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का क्वेश्चन इस वक्त है। तो बहरहाल आप इसकी प्रोबेबिलिटी की शक्ल में हमें फाइंड करना है, तो आपको दोनों की प्रोबेबिलिटी इस वक्त टेबल से मिल जाती है 0.3413, क्योंकि -1 हो या प्लस हो बात एक ही है, आंसर हमारे पास एक ही आता है। -1 का आंसर ले लें या +1 का आंसर ले लें, दोनों के आंसर में एक ही आता है, कोई फ़र्क नहीं होता। तो वो आ जाता है 0.3413, और दूसरा भी हमारे पास 0.3413, इन दोनों को ऐड करते हैं तो 6826 इसका आंसर आ जाता है। यही हमारे पास इसकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होती है। और आप देखते हैं मैंने आपको बताया था कि 68.26% जो है ना, अगर इसको मैं परसेंटेज में लूँ, मल्टीप्लाई करूँ 100 से, तो 68.26% वो एरिया है जो नॉर्मल का जो जिसे कहते हैं कि कर्वेचर होता है या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। यह असल में यूँ अगर हम और तरह से भी अगर इसको कहें तो बेसिकली ये ना 1 सिग्मा है, यानी कि म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा, ये बेसिकली वो चीज़ है कि मैंने आपको लिमिट्स बताई थी प्रॉपर्टीज़ में जाके। म्यू प्लस माइनस सिग्मा जो होता है वो 68.2 से 27 या 26% होता है, राउंड करके इतना ही बनता है। और इसी तरह करके हमारे पास जो है वो म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा जो है वो 95.45% होता है। इसी तरह के म्यू प्लस माइनस सिग्मा जो होता है, म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा जो होता है वो 99.73% होता है। यही लिमिट्स थी, और यही वाली लिमिट्स जो है वो असल में इस क्वेश्चन में मुझसे पूछी जा रही हैं। अब आगे जो है ना जी, एक एक्स की वैल्यू इन्होंने म्यू की शक्ल में दे दी और दूसरी जो है वो म्यू प्लस 2 सिग्मा है। तो बहरहाल अब एक्स की जगह पर हम ये पुट करेंगे और दूसरे एक्स की जगह पर हम ये पुट करेंगे, और उससे हम अपना स्टैंडर्डाइज वेरिएबल बना लेंगे। जब स्टैंडर्डाइज वेरिएबल बन जाएगा तो हमें उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना आसान हो जाएगी। बस यही हमारे पास तरीकाकार है कि म्यू इधर आ जाएगा हमारे पास, तो अब ये क्या आ जाएगा जी, 0 आ जाएगा। और दूसरे में हमारे पास जब हम एक्स की जगह पर म्यू और प्लस 2 सिग्मा पुट करेंगे, यानी कि सिर्फ इतना हिस्सा ही हमारे पास एक्स है, और म्यू जो है वो हमारे पास स्टैंडर्डाइज वेरिएबल की शक्ल में होता है, सिग्मा हमारे पास डिवाइड होता है। तो म्यू प्लस और ये कैंसिल होकर 2 सिग्मा बचेंगे, सिग्मा से कैंसिल होगा तो 2 आ जाएगा। अब बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम प्रोबेबिलिटी लेना चाह रहे हैं सिंपल सी, बेसिकली कि ये है तो विटामिन का ही क्वेश्चन, लेकिन अब हमारे पास एक z 0 आ गया, तो जब 0 आ गया तो ओबियसली वो यहाँ पर कहीं होगा, हम शर्त को वही रखेंगे, लेकिन और 2। अब ये असल में क्वेश्चन तो हमारे पास बिटवीन का ही था, लेकिन इस वक्त ये हमारे पास इक्वल का क्वेश्चन ही बन गया, क्योंकि इसमें हमारा एक z जो था वो 0 आ गया। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यही शेडेड एरिया था और इसी की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सिंपली जाकर हमने क्या करना है, 2 को टेबल में जाके चेक किया और जो आंसर हमारे पास आया वो 0.4772 आ गया। यही हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी थी, यही हमारे पास इसका आंसर था। लेकिन ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने इस वक्त आप लोगों को आपके सामने प्रेजेंट किए। ये 4 क्वेश्चंस थे। बेसिकली ये क्वेश्चन और भी बहुत सारे हैं जो हम इस वक्त सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ना वीडियो की ज़रा लेंथ ज़्यादा हो जाती है मुझे, इसलिए इसको पार्शियली पार्ट्स में डिवाइड कर करके ना ये क्वेश्चन आप लोगों को कराने पड़ेंगे। इन शॉर्ट ये है कि इससे रेलिवेंट क्वेश्चन जो हैं, इनसे सिमिलर क्वेश्चन जो हैं
वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने जा रहा हूँ। आप वहाँ से देख लीजिएगा, उसको खुद से सॉल्व कीजिएगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आता है तो मेरे से डिस्कस कीजिएगा। बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, लेकिन इससे अगली वीडियो में हम इसी के ही क्वेश्चन करेंगे, लेकिन कुछ इससे फर्दर क्वेश्चन होंगे वो। तो ये चीज़ थी। उसके बाद फिर हम इन्वर्स यूज़ ऑफ एरिया टेबल की तरफ जाएंगे, यानी कि हमारा जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का थर्ड पार्ट था, या जिसमें मैंने आपको डिवीजन की थी, क्लासिफिकेशन की थी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो हम थर्ड क्लासिफिकेशन की तरफ उस वक्त जाएंगे। यानी जो क्लासिफाइड क्लासिफिकेशन थी, थर्ड में हम जाएंगे, थर्ड पार्ट पर हम जाएंगे, और उसमें इन्वर्स यूज़ ऑफ एरिया टेबल से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। तो बहरहाल ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपके सामने इस वक्त प्रेजेंट किए। आई होप कि आपको ये समझ आए होंगे। कुछ प्रॉब्लम है, कोई डिस्कशन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर लाजमी किया कीजिए, ताकि किसी और को भी आपकी तरह ये इंफॉर्मेटिव लेक्चर, ये मालूमाती बात जो है वो मिल जाए। बस आज के लिए मेरे पास आपके लिए इतना ही कुछ था। अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिए।